सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर में जीएस पेपर 2 का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये काफ़ी अभी चर्चा में रहा है। ये क्या है, इसका क्या पॉजिटिव और क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, हम इसको देखेंगे। देखिए, यूबीआई एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो हर एक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा कुछ न कुछ रुपया दी जाएगी। यह व्यक्ति के अन्य स्रोतों के अतिरिक्त है तथा इसका लाभार्थी परिवार के बजाय व्यक्ति होगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अभी आप देखेंगे किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में दिया जा रहा है, समझिए कुछ इसी तरह का एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम है जिसमें कि पर पर्सन कुछ राशि, अब कितनी राशि सरकार तय कर सकती है, तो वो दी जाएगी। ठीक ना। ये अभी चर्चा में रहा था क्योंकि अभी हमारे देश में देखिएगा कि जिस तरह से जैसे कि गरीबी है या हमारे देश में अनस्किल्ड मजदूर है या 90% जो लेबर है कहीं ना कहीं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनके पास आय की सुरक्षा नहीं है, आय की गारंटी नहीं कि उनको पर डे कितना इनकम होगा। इस कंडीशन में ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक चर्चा का विषय बना रहता है। मे बी इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात का चर्चा किया गया था। तो इसका देखिए क्या लाभ है या इसका पक्ष में क्या क्या आप तर्क दे सकते हैं। इसका तर्क सिंपल यही है, हर एक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी जिससे उसकी जीवन गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक ना। गरीबी उन्मूलन का सबसे कारगर एवं तीव्र तरीका में भी हो सकता है। बीमा प्रदान कर आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हो सकता है इसमें, और संगठित क्षेत्र के जो भी मजदूर हैं उनको ये काफ़ी फ़ायदा, क्योंकि उनको एक फिक्स मतलब कि एक तो इनकम होगा पर मंथ, कहाँ की 4,000 या 5,000 को मिल रहा है, ऐसा को उनको फ़ायदा हो सकता है। जो लोगों की जो न्यूनतम जो दैनिक आवश्यकता नीड है उसकी पूर्ति हो पाएगी। राज्य व लाभार्थी के बीच सीधा संबंध इससे हो पाएगा। निर्धन राज्यों और जिलों को किए जाने वाले त्रुटिपूर्ण आवंटन से संबंधित मुद्दों को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझा जा सकता है। सिस्टम लीकेज की समस्या पर रोक लगे। आज देखिएगा जो भी हम लोग सरकारी सहायता पहुंचती है उसमें कई तरह करप्शन या लीकेज की समस्या निकल के सामने आती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। इस तरह के लीकेज या करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। नौकरशाही के भार में कमी आएगी जिससे प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी एवं राज्य तथा व्यक्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित हो सकेगा। लोग अपने व्यय का निर्णय स्वयं ले सकेंगे जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मतलब अगर जो फिक्स मान 4,000 रुपये महीना उसको आ रहा है तो वो अपना चाहे हेल्थ में या एजुकेशन में जहाँ भी उनको खर्चा करना होगा ऐसा पैसा वो खर्चा कर पाएंगे। ये कुछ पॉजिटिव इसका पक्ष है, लेकिन इसका कुछ हानि और सीमाएँ भी है। इससे संभावना यह बनती है कि बुनियादी आय प्राप्त हो जाने से लोग अकर्मता के शिकार हो जाएंगे और फर्म बाजार से बाहर हो जाएंगे। अब जब एक फिक्स सैलरी लोगों को मिलना जब शुरू हो जाएगा, लोग ये कहेंगे यार हमको तो सैलरी मिलता है, हमको क्यों काम करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में यह संभव है कि महिलाओं की आय पर पुरुषों का अपना वर्चस्व जमा ले, जो कि पैसा पुरुष अपने उसको हैंडल करे। ये कुछ सीमाएँ या कमियाँ यहाँ से निकल के सामने आ सकती है। दूसरा तीसरा इसमें ये हो सकता है कि आय निश्चित होने पर फर्म की सप्लाई कम हो जाएगी जिससे मजदूरी की दर में वृद्धि होगी, वस्तु सेवा के दाम में वृद्धि होगी। यदि सफल नहीं हुआ तो खत्म करना बहुत ही असंभव ये कार्य होगा। भारत में आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर बड़ा अंतराल है। ऐसे में न्यूनतम बेसिक आय इस अंतराल को और गहरा कर सकती है। ठीक ना। और चूँकि अपेक्षित संसाधन अपर्याप्त है, अगर ऐसा कहा जाता है अगर जहाँ 1,000 रुपया भी अगर पर पर्सन दिया जाए भारत में यूबीआई के तहत, तो हमारे जीडीपी का लगभग 5% रुपया इसी पर खर्चा हो जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास संसाधन भी बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि जो ये काम कर मतलब हो सके। अब इसमें क्या करना चाहिए, आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हेतु पहले से चल रही योजनाओं को तर्कसंगत बनाना चाहिए, पारदर्शी बनाया जा सकता है, लक्षित और समावेशी बनाया जाना चाहिए। ठीक ना। इस योजना से धनी एवं उच्च मध्यम वर्गीय लाभार्थियों को बाहर करना चाहिए। जो अगर यूबीआई अगर लागू भी अगर किया है तो सबको नहीं, हाँ जिसको नीड है उसको हम दे सकते हैं। ठीक ना। यूबीआई को पहले अत्यंत निर्धन ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाए, जैसे कि आप अभी जो आकांक्षी ब्लॉक
योजना है या कहीं डिस्ट्रिक्ट जो योजना नीति आयोग का है, तो बहुत गरीब या पिछड़ा जिला है, तो सबसे पहले हम इन जिलों या इन ब्लॉकों में यूबीआई को हम लागू करेंगे। लागू कुछ जगह करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तब देखें क्या पॉजिटिव प्रभाव उसका पड़ रहा है, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तब जाके हम एक निर्णय लेंगे कि हाँ पूरे देश के लेवल पे इसको लागू करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे करके हम यूबीआई में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा, अगर मे बी लॉन्ग आ जाए या शॉर्ट आए, तो मेरे ख्याल से आप इसको हैंडल कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, GS2 का एक सेक्शन है। देखिए पार्लियामेंट काफ़ी चर्चा में रहता है, तो अभी हमारे देश के संसद में सुधार के कौन कौन से मुद्दा है, क्या क्या इशू है। देखिए बैठकों की संख्या बहुत ही कम हो रही है। 1950 में जहां एक साल में लगभग 140 बैठक होता, आज 65-70 के आसपास ही हो रहा है, ठीक ना। अनुशासन और शिष्टाचार की कमी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें इसका बहुत कमी देखा जा रहा है, ठीक ना। गुणवत्ता विहीन संसद या बहस हो रहा है, कुछ भी कोई भी भाषणबाजी दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी निम्न है, ये भी समस्या अभी भी बनी हुई है। और विधेयक पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं होती, आनन फानन विधेयक को पास कर दिया जाता है। और इसका देखिए प्रभाव क्या, अगर जब संसद में इस तरह की समस्या अगर हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि सरकार की जवाबदेही में कमी आएगी। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछेगी, चर्चा जब नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है सरकार सही ढंग से काम नहीं करेगी, क्योंकि निम्न उत्पादकता होगा। अभी देखते होंगे कोई बजट, कोई भी विधेयक पास ही नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ समस्या है इसके साथ। अब सुझाव क्या क्या हो सकता है कि भाई संसद का जो भी कार्यवाही अच्छे ढंग से हो, हमको न्यूनतम कार्य दिवस फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ 100 या 120 जो भी दिन है, एक न्यूनतम कार्यवाही दिवस का एक साल में लगभग इतना होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स कर देना चाहिए। महिलाओं का विधेयक तो हालांकि पास हो ही गया, इसको अच्छे ढंग से लागू करने की बात होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना, जो भी संसदीय समिति उसको मजबूत करना चाहिए, दल बदल कानून को सख्त बनाना चाहिए, और जिसमें हमारे देश में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनमें कुछ निवेश करने की हमको क्या है आवश्यकता है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संसद नीति निर्माण के लिए होनी चाहिए, ना कि राजनीति के लिए। भारतीय संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक जो हमारे सपनों का भारत या विकसित भारत की दिशा में एक सही दिशा में कदम नहीं है। तो संसद सही ढंग से काम करे, उनको विधायिका का काम दिया गया, कानून बनावे, कार्यपालिका कानून को लागू करावे, और न्यायपालिका जो भी उसको चेक एंड बैलेंस करना है वो करे, तभी हमारा देश जो है एक सही ढंग से चल सकता है। तो आप ऐसा करके अपने निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का 10 साल हो गया, मतलब 2024 में ही कंप्लीट हो गया। तो मे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तीय समावेशन क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कहलाता है। देखिए वित्तीय समावेशन का अर्थ है सस्ती कीमत पर कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए जरूरत के समय पर्याप्त मात्रा में ऋण अथवा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन, मतलब बैंकों तक पहुँच, बीमा उनको मिले, ठीक ना। ये सब हम क्या किसके तहत रखते हैं, वित्तीय समावेशन के तहत रखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई नई कहानी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आप देखिएगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था। परंतु जो है ना 2014 से पहले ऐसा कहा जाता था कि लगभग 40% भारतीय जो बैंकों में उनका एक्चुअल अकाउंट नहीं है, ठीक ना, क्योंकि गरीबी है, निरक्षरता है, आय का अभाव है। लेकिन जब फिर जनधन जो योजना जब से खुला, जब फ्री में अकाउंट सबको खोला गया, अब लगभग जो कहा जाता है कि लगभग लोगों का बैंक में अकाउंट हो गया है। ये 2014 के पहले का डेटा था, 40% लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था। अब देखिए वित्तीय समावेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीणों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन स्कीम का उनको फायदा देना, और जो है ना साहूकार या महाजन की चंगुल से उनको दूर रखना, ठीक ना। तो वित्तीय समावेशन का देखिए मेन की मतलब इसमें क्या तत्व होता है, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, लोन सही ढंग से मिल सके, बैंकों की पहुंच हो सके कहाँ, देश की जनता तक, ऐसा करके हो सकता है। इसका देखिए महत्व या इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, त्वरित आर्थिक समृद्धि होता है। देखिए अगर आपके पास अकाउंट अगर गरीबों के पास है, तो सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए डायरेक्ट उनको पैसा भेज दे रही है, चाहे सब्सिडी भेज दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना, लीकेज नहीं होता है, भ्रष्टाचार करप्शन नहीं होता है, ठीक ना, गरीबी दूर होता है। लेकिन हाँ इसके सामने भी, वित्तीय समावेशन के सामने भी कुछ जो चुनौतियाँ अभी देखिए, कुछ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो बैंक कैसे जाएंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, उतना कुछ नहीं कर पाते। तो वित्तीय साक्षरता एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास मतलब साक्षर नहीं है। तकनीकी अवरोध है, मजबूत निगरानी प्रणाली हमारे देश में नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर इसके रिगार्डिंग काम करता है। तो अभी इस दिशा में आरबीआई बहुत सारा प्रयास क्या की है, आरबीआई प्रयास क्या की है कि
एक तो इसके लिए एक समिति का गठन की थी। समिति ने रिपोर्ट दिया था कि भाई हमको वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना की जाए, ठीक ना, ₹0 में अकाउंट खोला जाए, ठीक ना, भाषा की जो बाध्यता ख़त्म किया जाए और KYC जो मानक है उसमें आपको सरलीकरण किया जाए। ये सब RBI के कुछ क्या है प्रयास हैं। और भी सरकार देखिए क्या क्या कदम इसके लिए उठाई। तो जनधन योजना 2014 से शुरू है ही, और प्रत्येक के पास एक बैंक खाता हो, ऐसा सरकार का एक लक्ष्य है और ये लगातार अभी जारी भी है। बीमा और पेंशन स्कीम सरकार से प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना चला रही है, ठीक ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना चला रही है, अटल पेंशन योजना है, वरिष्ठ पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, सुकन्या योजना है, KCC है, भीम है, ATM का स्थापना, व्हाइट ATM का स्थापना। ये सब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं वित्तीय समावेशन की दिशा में। जब भी कभी आप प्रश्न इसका लिखेंगे तो ये क्या होता है, इसका क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, सरकार क्या कर रही है, क्या चुनौतियाँ, यही आपको 4-5 डायमेंशन अगर जान लेंगे तो एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप बेहतर ढंग से क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक अभी चर्चा में काफ़ी ये रहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इसके में हमको चर्चा मिलती है। आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता, मतलब मेनली इसमें 19(1) को ये कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट दिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश का यह कहीं ना कहीं एक परम तत्व है। जब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है तो इसका मतलब उस लोकतांत्रिक देश में रहने का कोई विशेष फायदा नहीं है। तो हमारा संविधान इस मामले में काफ़ी अच्छा है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। लेकिन यह मतलब यह ऐसा नहीं कि इस पर कोई रोक नहीं है, ये अनलिमिटेड नहीं है। आत्यंतिक का तात्पर्य है कि इस पर कोई प्रतिबंध ना हो, ठीक ना। परंतु भारतीय संविधान के अनुसार राज्य जो है ना कई आधार पर आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाता है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी से संबंध के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर। ये सब कुछ आधार है जिस पर आपका ये जो बोलने की आज़ादी पर जो कई तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब युक्त निबंधन है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। आप इस आज़ादी का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, उस पर कुछ आपको कुछ आधार पर इसको रोका भी जा सकता है, ठीक है। चलिए ये देखिएगा शॉर्ट में, अगर हो सकता है मे भी इस बार क्वेश्चन ये में भी बन सकता है। अब देखिए बिहार का जो है अगर क्वेश्चन ये पूछेगा, बिहार में कृषि प्रधान राज्य है लेकिन फिर भी वो अन्य राज्यों के कंपेयर में वो पिछड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है और सरकार क्या प्रयास कर रहे थे, इसमें क्या आप लिख सकते हैं। देखिए ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर है और मैक्सिमम जनता भी कृषि पर ही डिपेंड है। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे कि अगर पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, उन राज्यों की तुलना में नहीं, यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी कम होता है। तो कौन कौन से देखिए यहाँ कारण है, आप कारण को जान लीजिए। आप ऐसे करके एग्जाम में कारण को लिख सकते, जैसे कि प्राकृतिक कारण में क्या है, मानसून की अनियमितता है, मिट्टी गुणवत्ता, आपदा, बाढ़, सूखा आना, जनसंख्या का दबाव है। संस्थागत कारण में क्या है, छोटे जोत का छोटा आकार है, भूमि का दोषपूर्ण व्यवस्था है, प्रति हेक्टेयर न्यून उत्पादकता है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, भंडारण की सुविधा का अभाव है। आर्थिक कारण क्या है, ऋण की सुविधा का उतना अभाव है, जोखिम लेने की कमी है, सब्सिडी का गलत उपयोग होता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तकनीकी में क्या है, परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जैव तकनीक का कम प्रयोग होता है, वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं होता है। ये सब जो हमारे राज्य में कृषि के पिछड़ेपन के कारण है। आप ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे तो बेहतर होगा। बाकी सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है, जैसे कि कृषि रोड मैप 1, 2, 3 तो खत्म हो चुका, चौथा भी चल रहा है, ठीक ना। सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान खोला जा रहा है, ठीक ना। ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई की सुविधा किया जा रहा है, किसानों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मिट्टी और बीज की जांच प्रयोगशाला खोला गया है। बाकी और भी कई तरह के, जैसे कि जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, जलवायु अनुकूल कृषि की बात की जा रही है। तो ये सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, तो आप ऐसा करके इसमें लिख सकते हैं। शॉर्ट पूछे, लॉन्ग पूछे, जैसा आपको फन पूछे आप उसको लिखा लीजिए। देखिए एक स्वच्छ भारत मिशन का भी 10 साल पूरा हो गया है, ठीक ना। देखिए इसको मैं क्या बता रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन में साइंस टेक की क्या भूमिका है। देखिए ये जो स्वच्छ भारत मिशन था, ये एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में था और एक शहरी क्षेत्रों में था, ठीक ना। इसमें कि ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करना है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालय बनाना है, स्कूल में शौचालय बनाना है, कचरा प्रबंधन करना है, बाकी यहाँ घर में शौचालय, शहर में भी, और नगर का जो ठोस जो कचरा है उसको भी प्रबंधन करना है। तो कहने मतलब स्वच्छ भारत मिशन जो है ना, ये लगभग 10 साल कंप्लीट इसका हो गया। इसमें देखिए साइंस टेक का इसमें क्या भूमिका हो सकता है। जैसे देखिए हम साइंस टेक के जरिए जो है, जैसे कि उपग्रह और दूर संवेदी प्रणाली के जरिए कहाँ मतलब कि टॉयलेट बना है या कहाँ नहीं, उसको हम जियो टैगिंग कर सकते हैं। जैव तकनीक का प्रयोग करके हम बायो उपचार कर सकते हैं, बायोरिएक्टर लगा सकते हैं, बायोफिल्टर लगा सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके ना हम साइंस टेक का प्रयोग करके ना इस कार्यक्रम को और बेहतर हम सफल
बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि जो हमारे देश की कृषि में साइंस टेक की क्या भूमिका है, क्योंकि जब आप जीएस पेपर 2 की बात हम लोग करते हैं, अभी पूछता है कि साइंस टेक का उसमें क्या भूमिका है, या ग्रामीण विकास में साइंस टेक की क्या भूमिका है, कृषि में साइंस टेक की क्या भूमिका है, कंप्यूटर का क्या योगदान है देश के मतलब कि विकास में। तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक में। अगर हम कृषि की हम बात करते हैं, साइंस टेक की क्या भूमिका है, आप इसको कई अलग अलग डायमेंशन में बांट के लिख सकते हैं। जैसे कि उपग्रह तकनीक का हम प्रयोग किस में करेंगे, मौसम के पूर्वानुमान में, मिट्टी की जांच में, बाढ़ सूखे की सूचना में, विपणन में, जियो टैगिंग कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रयोग कहाँ करेंगे, फसल संकरण में कर सकते हैं, उत्तक संवर्धन में कर सकते हैं, जेनेटिक कृषि में कर सकते हैं, जैविक कृषि में कर सकते हैं, खरपतवार और नाशी में कर सकते हैं, शीत भंडारण में कर सकते हैं, विद्युत से हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, पवन ऊर्जा या बायोमास के खेतों में सिंचाई की सुविधा ला सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना सिंचाई के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम डिजिटल प्रौद्योगिकी का यूज करके जैसे कि एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिग डाटा एनालिसिस के लिए ये पता कर सकते हैं कैसा मौसम कब रहने वाला है, कितना उत्पादन हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी प्रयोग हो सकता है। आईटी का प्रयोग क्या होता है, किसान कॉल सेंटर स्थापना की जा सकती है, ई-नैम के तहत मार्केट को जोड़ा जा सकता है, ठीक ना। कई तरह का एप्लीकेशन डेवलप करके हम किसानों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसे करके आप कई तरह की चीज़ें करके साइंस टेक में किसानों या कृषि का विकास कर सकते हैं। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें देखिए, एक जो है ना आपका SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएनओ का है, जो 2015 से शुरू हुआ है। तो ये 2015 से लेकर कब तक चलेगा, 2030 तक चलेगा। इसमें मेनली 17 टारगेट है, कितना टारगेट, 17 टारगेट। बाकी इसमें 169 प्रयोजन भी है। तो मेनली आपको ये 17 जो टारगेट है उसको ध्यान रखना। तो इसमें 17 टारगेट में जो 1 से लेकर 5 तक जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए। बाकी उससे संबंधित हमारे सरकार का क्या क्या कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए कि पहला है शून्य गरीबी करना, ठीक, जीरो पॉवर्टी करना है, तो सरकार मनरेगा चला रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रही है, ठीक ना। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, फिर आयुष्मान भारत है, या बिहार सरकार का भी स्वास्थ्य योजना के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे। शून्य भुखमरी में जहाँ तक बात है, खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसमें चल रहा है, अंत्योदय अन्न योजना है, मिड डे मील है भुखमरी को खत्म करने के लिए, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, ठीक ना। फिर राष्ट्र पोषण मिशन है, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का जहाँ तक बात है तीसरा लक्ष्य है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, आयुष्मान भारत है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है, आशा कार्यकर्ता है, ये सब इस दिशा में एक बड़ा सरकार का प्रयास है, ये भी आप इसमें दिखा सकते हैं। चौथा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जहाँ तक बात है, सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक ना, डिजिटल शिक्षा है, और भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इस सरकार शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है। लैंगिक समानता के लिए जेंडर बजट सरकार ला रही है, ठीक ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, स्टैंड अप योजना है जो महिलाओं के लिए है, SC के लिए। आप ऐसे करके कुछ कार्यक्रम का जिक्र कर सकते हैं। फिर 5वां में देखिए स्वच्छ जल और स्वच्छता है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण जल पेयजल योजना है, नमामि गंगे है, स्वच्छ भारत मिशन है, अटल भूजल योजना है, घर घर नल का जल स्कीम है। ये सब कहीं ना कहीं इस टारगेट 6 को लेकर है। 7 में सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, ये भी एग्जाम में UPSC यहाँ उसको डायरेक्ट पूछ चुका है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना है, हर घर योजना, सौभाग्य योजना है, पहल योजना है, ठीक ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सब आपका ऊर्जा के दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। बाकी 8वां में है कि सभी के लिए समावेशी विकास और आर्थिक समृद्धि, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्किल इंडिया कार्यक्रम है। तो ये सब कहीं ना इससे संबंध आप दिखा सकते हैं। 9 नंबर का टारगेट है औद्योगिकरण, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, जैसे भारत नेट कार्यक्रम, सागरमाला है, मेक इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। ये सब कहीं ना कहीं आपका ये बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करने वाली योजना है। बाकी 10वां जो इसमें है कि देशों के मध्य और भीतर असमानताओं को कम करना है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या कर रहा है, सब तक अकाउंट खोल रहा है, ये भी अच्छी पहल है। फिर स्टैंड अप है, मनरेगा है, ये सब इसी दिशा में आपका किया गया प्रयास है। 11वां है संवहनीय शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, अमृत योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्मार्ट सिटी है। ये सब इसी दिशा में सरकार का किया जाने वाले प्रयास है। 12वां है संवहनीय उपभोग उत्पादन, मतलब संवहनीय उपभोग भी करना है, उसका उत्पादन भी करना है। जैसे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि है, ये सब इस दिशा में किया गया प्रयास है। 13वां है जलवायु पर कार्रवाई करना, जो जलवायु परिवर्तन है उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना। जैसे कि हमारे यहाँ जो है ना गिनबॉन का है, या राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, या लाइफ कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है, इस दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। जलीय जीवों की सुरक्षा का संरक्षण, जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना हमारे देश में सागरमाला है, और मैंग्रोव वन प्रबंधन सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 15वां
टारगेट है कि स्थलीय पारिस्थितिकी की सुरक्षा और जैव विविधता को सुनिश्चित करना, जैसे कि इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति है, हरित मार्ग नीति है। ये सब इस दिशा में किया जाने वाला भारत सरकार का प्रयास है। बाकी शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं की जहाँ तक बात है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, आधार है, आरटीआई है, ग्राम न्यायालय है, और 17वां है लक्ष्य हेतु भागीदारी, मतलब कि इसमें जैसे कि एनजीओ है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस दिशा में सरकार ये सब प्रयास कर रही है। तो ये 17 लक्ष्य में मोटा मोटी आप इंपॉर्टेंट लक्ष्य याद रखिएगा। भारत सरकार या बिहार सरकार इस लक्ष्य को लेकर क्या क्या कर रही है, इसको ध्यान में रखें। तो यहाँ से फंड जो है ना कुछ भी जोड़ के पूछ सकता है, या सिंपल ये पूछ सकता है कि जो एसडीजी गोल को प्राप्त करने में साइंस टेक की क्या भूमिका। मैं इस तरह क्वेश्चन अपने पेड बैच में कराया हूँ, तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी जो है ना तैयार इस बार रह सकते हैं। चलिए अब देखिए, एक बहुत बड़ा एक समस्या हमारे देश में जो ग्राउंड वाटर का ना लेवल काफ़ी गिरता जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल गिर रहा है, इसमें इसको अच्छा करने के लिए आखिर जो ग्राउंड वाटर का लेवल क्यों गिर रहा है और इसमें साइंस टेक की हमारी क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, इसका मेनली ग्राउंड वाटर में गिरावट का मेन देखिए क्या कारण है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है, आधुनिक जीवन शैली है, जल का कुप्रबंधन है, और मानसूनी वर्षा में विषमता काफ़ी ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जल गहन खेती हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि जो धान की खेती उसमें अधिक पानी लगता है, ठीक ना। फिर शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, और जागरूकता का अभाव कहीं ना कहीं जो है ना हमारा ग्राउंड वाटर लेवल को जो है ना गिरा रहा है। अब इसमें देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे जल संकट हमारे देश के सामने उत्पन्न हो सकता है, खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, मानव स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, खारे पानी से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अब साइंस टेक की क्या भूमिका या उपयोग हो सकता है। जैसे उपग्रह तकनीक के जरिए हम ग्राउंड वाटर कितना है या कितना नहीं ये पता कर सकते हैं, ठीक ना। फिर जैव तकनीक का प्रयोग कर लेंगे, नई तकनीक प्रयोग कर सकते हैं, कुछ आईटी का कुछ यूज कर सकते हैं, एआई का कुछ यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का कुछ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रयोग से हम भूजल का प्रबंधन कर सकते हैं, नैनो या माइक्रो या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा दूषित जल को हम साफ कर सकते हैं, ठीक ना। रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए लवणीय जल को हम मीठा बनाकर जो है ना मानव जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। मेनली हमको 3R मतलब कि कम प्रयोग करिए या दोबारा प्रयोग करिए, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई का हम व्यवस्था कर सकते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लागू कर सकते हैं, वाटर फेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं। ऐसे करके जो है ना हम अपने ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, कर सकते हैं। बाकी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ये होता है कि अभी हमारे पिछले 10-20 वर्षों में हमारे देश का जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, उसका क्या ट्रेंड है, क्या नेचर है, क्या प्रकृति। देखिए 2 तरह का ट्रेंड निकल के सामने आ रहा है। एक तो पॉजिटिव आ रहा है निकल के सामने, एक निगेटिव निकल के सामने आ रहा है। एक इसमें राजनीतिक में भी आ रहा है, आर्थिक में आ रहा है, प्रशासनिक में आ रहा है, अन्य में भी आ रहा है। जैसे कि मान लेते राजनीति में देखिए क्या क्या आ रहा है, क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा है, ठीक ना। राज्य व केंद्र में गठबंधन की सरकार बन रही है। आप देखिए नेशनल लेवल पर सरकार में एनडीए की सरकार है, या राज्यों में देखिए भी गठबंधन की सरकार आपको दिखाई पड़ेगी। महागठबंधन बिहार में है, उत्तर प्रदेश हरियाणा राज्यों में आपको गठबंधन की सरकार दिखाई पड़ जाएगी। 2 अलग अलग विचारधारा की सरकार बन रही है। जैसे कि जम्मू कश्मीर देखिएगा 17-18 में क्या हुआ, पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। ये भी कहीं ना कहीं नया ट्रेंड दिखाई पड़ा। राज्यपाल का पद विवाद का कारण, ये आप इस बार एग्जाम में आना तय है। जैसे तमिलनाडु में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको जोड़ के भी आप इसमें आंसर को लिख सकते हैं। नए राज्यों की मांग हो रही है, जैसे बोडोलैंड है, सौराष्ट्र मतलब होती रहती है, ठीक ना। चुनावी अभियान के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। तो ये सब कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंध और राजनीतिक के पॉइंट हो गए। आर्थिक अगर हम बात करते हैं कि इसमें वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या है प्रवृत्ति, तो 14वां और 15वां वित्त आयोग द्वारा लगभग 42 और 41% केंद्रीय करों में दी गई हिस्सेदारी एक अच्छी पहल है, ठीक ना। नीति आयोग द्वारा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा कई सूचकांक का प्रकाशन किया जा रहा है, स्वास्थ्य सूचकांक हो गया, नवाचार सूचकांक हो गया। जीएसटी परिषद में राज्यों की भागीदारी 3/4 किया गया है। अब राज्य अपना आर्थिक नीति स्वयं तय कर सकता है, ऐसा करके जो ना ये सब किया गया है। प्रशासनिक क्षेत्र में देखिए क्या है, आईएएस या आईपीएस की नियुक्ति तथा इनके द्वारा किए कार्यों पर राज्यों को कई तरह की आपत्ति है। आप देखते होंगे आय वगैरह ऐसा मामला उठते रहता है, ठीक ना। राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश केंद्र सरकार कभी न कभी देते रहती है। सीबीआई और ईडी का विवाद या राज्यों
कई बार आरोप लगाते कि सीबीआई हमारे जबरदस्ती मतलब प्रवेश करके कुछ ना कुछ जांच करते रहते, ईडी फालतू जांच करते रहते, ऐसा राज्यों का आरोप रहता है, ठीक ना। फिर अफसा कानून को लेकर भी राज्यों का कुछ ना आपत्ति रहता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों का। आपदा प्रबंधन जब आइएगा तो चक्रवात के समय केंद्र राज्य का सहयोग देखा जा रहा है, लेकिन कई राज्य आरोप भी लगाते कि नहीं हमको सही समय सहायता नहीं मिली। हाँ, लेकिन मैक्सिमम केंद्र सरकार ये कोशिश करती है जब भी कभी आपदा आ जाए या चक्रवात आ जाए तो राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की हम अगर बात करते हैं, आतंकवाद का मामला हो या नक्सलवाद का मामला हो, यहाँ पे केंद्र राज्यों ने मिलकर काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिषद बैठक में भी इस बात की चर्चा होती रहती है। तो ये आप देखिएगा हमारे यहाँ जो है ना, ये नई प्रवृत्ति हमको मतलब कई एरिया में निकल के सामने आया है, इसको आप इसमें दिखा लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि हमारे देश की नदियाँ जो है, हिमालय की नदियाँ और जो प्रायद्वीप में पठार की नदियों में क्या मेनली अंतर है, क्या डिफरेंस है, ताकि उसको कैसे लिखेंगे मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, ये जो दोनों जो अपवाह क्षेत्र के विकास पर कई भूगर्भीय संरचनाएं, धरातलीय उच्चावच, वर्षा, जलवायु विशेषता का प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इन दोनों तंत्रों में कुछ मूलभूत विषमताएं हैं। इन विषमताओं को हम निम्न बेसिस पे बांट सकते हैं या तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि पहला देखिए आधार क्या होगा, अपवाह प्रतिरूप के आधार पे, अपरदन स्वरूप के आधार पे, जल प्रवाह के आधार पे, लंबाई के आधार पे, विसर्पीकरण के आधार पे, जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए पहला अगर बढ़ते हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, अर्थात हिमालय पर्वत के उत्थान से पहले ही सिंधु, झेलम, सतलज आदि नदियाँ इस क्षेत्र में प्रभावित ऑलरेडी हो रही थी, ठीक ना। वहीं दक्षिणी पठार की नदियाँ अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, क्योंकि नदियाँ का उद्गम पठारों के निर्माण के बाद हुआ। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, हिमालय की नदियाँ गहरे और सक्रिय गॉर्ज का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ छोटे गॉर्ज का निर्माण करती है। ये कुछ बेसिस बताइए आप। दूसरा जो है, यहाँ पे हिमालय प्रदेश की नदियाँ अपने स्रोत में तीव्र गति से तलीय अपर्दन करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पार्श्व अपर्दन करती है, ठीक ना। हिमालय स्रोत से निकलने वाली नदियाँ में साल भर जल प्रवाह होता है, ये सदाबहार नदियाँ। वहीं पठार की नदियाँ मौसमी और वर्षा पर डिपेंड रहती है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ विस्तृत विसर्पीकरण को प्रदर्शित करती है तथा मार्ग परिवर्तित करते रहती है। जैसे कोसी नदी एग्जाम्पल दीजिए, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ तंत्र इस प्रकार गतिविधि में लगभग मुफ्त है। मतलब ऐसे करके विसर्प बना के जो ना हिमालय नदियाँ प्रवाह होती है, लेकिन आप प्रायद्वीपीय पठार की सीधा जो ना आपको देखिएगा बहती प्रतीत होती है। हिमालय की नदियाँ अधिक लंबी है क्योंकि इनका स्रोत समुद्र क्षेत्र से काफ़ी दूर है, जबकि पठार की नदियाँ कम लंबाई की है। हिमालय क्षेत्र की कोई भी नदियाँ पठारी की नदियों की सहायक नदी नहीं है, लेकिन पठारी की कई नदियाँ हिमालय नदियों की सहायक नदी, जैसे कि सोन नदी हो गया, चंबल, ये सब पठार से निकल के मतलब कि हिमालय क्षेत्र की नदियाँ मिल जा रही है। तो ऐसे करके जो है ना आप इसको कई तरह के जो हम बता सकते हैं। एक डेविस अपर्दन एक भूगोल में एक सिद्धांत है, उसके अनुसार हिमालय की नदियाँ युवावस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पौरावस्था में पहुंच चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र की नदियों का जो जलग्रहण एरिया काफ़ी बड़ा है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का काफ़ी मतलब इसका बचना कुछ छोटा है। ऐसे करके आप जो है ना इसको कर सकते हैं, और भी कुछ अंतर इसको वीडियो पॉज कर आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ और दिखा सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में ही प्रपात जलगर्तिका का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रायः सभी नदियाँ अपने संपूर्ण मार्ग में जलप्रपात और जलगर्तिका का निर्माण जो है ना करते रहती है। तो आप ऐसा करके जो है ना दिखा सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में नदियों में पर्याप्त विषमता है, परंतु देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में इन नदियों का एक अपना योगदान है। अतः इनके प्रबंधन व संरक्षण पर या इनको जो प्रदूषित हम लोग किए हैं उन पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा करके आप इसको दिखा सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये कभी आ जाए कि बिहार में कृषि और उद्योग की क्या संभावनाएं हैं, देखिए मैं इसको पहले भी कई फाइल में बता चुका हूँ। देखिए जहाँ तक संभावनाएं की बात है तो देखिए कई सारा फैक्टर है। एक तो फिजिकल फैक्टर में क्या क्या है, यहाँ का जलवायु काफ़ी अच्छा है, अच्छी मिट्टी है, नदियाँ हैं और समतल भूमि है। जो आधारभूत फैक्टर क्या क्या यहाँ पे है, परिवहन का विकास है, सिंचाई सुविधाएं हैं, भंडारण की सुविधाएं हैं, ठीक ना। सरकारी नीति भी यहाँ ठीक ठाक हो रही है, कृषि रोड मैप है, कृषि सहायता सरकार कर रही है, कई तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। और आर्थिक फैक्टर में क्या क्या यहाँ पे इंडस्ट्री है, कृषि वेस्ट इंडस्ट्री लग सकता है,
बाज़ार भी है। हमारे राज्य की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास मोटामोटी हो गया है और हम इन उत्पादों को अदर जगह भी बेच सकते हैं। लेबर की कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर है जिसके आधार पे कृषि की हमको बड़ी संभावना बिहार में दिखाई पड़ती है। उपरोक्त सभी कारक को अच्छे से अगर आप लिख देंगे और साइड में कुछ मैप भी बना सकते हैं। और कृषि के विकास में सरकार कुछ प्रयास हुई, तकनीकी प्रयास सरकार कर रही है, संस्थागत सरकार प्रयास कर रही है, सरकारी योजना सरकार चला रही है। देखिए ऐसे करके डायमेंशन में बांट के अपने आंसर को लिखें। देखिए क्वेश्चन अगर शॉर्ट पूछता है तो बहुत अधिक भाषा आप नहीं लिखना, कथा कहानी लिखने से बचना। जितना आप शॉर्ट आंसर में 3-4 डायमेंशन का फ्लो चार्ट, यही ऐसे फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश एग्जाम में कीजिएगा। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन 4 या 4.5 मिनट में आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए उद्योग की संभावना बिहार में क्या क्या। देखिए एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री काफ़ी संभावना, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लग सकता है, गन्ना इंडस्ट्री, चावल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, बांस आधारित उद्योग, इथेनॉल का उत्पादन हो सकता है गन्ना के उससे खोई से। तो कहने का मतलब है कि कृषि आधारित उद्योग की काफ़ी अधिक संभावना अपने बिहार में हमको दिखाई पड़ता है। फिर कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, टीन लोहा का भी हम लगा सकते हैं। और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, IT सेक्टर में हम बड़ी आगे बढ़ सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा हम दे सकते हैं। तो ये और चूँकि यहाँ फर्म भी, बाजार भी है और यहाँ फर्म भी है, तो इस आधार पर हम उद्योगों की संभावना बिहार में हमको अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। तो इस दिशा में अगर सरकार के प्रयास की अगर हम बात करते हैं, सरकार देखिए संस्थागत प्रयास क्या क्या सरकार कर रही है। BRI की स्थापना की है, स्टार्टअप पॉलिसी सरकार की, इथेनॉल नीति है, ठीक ना। फिर क्लस्टर का निर्माण सरकार कर रही है। सरकारी योजना से मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजना है, हैंडलूम और पावरलूम योजना है। पर्यटन का सरकार विकास कर रही है और भी कहते हैं पॉलिसी सरकार और ला रही है, ठीक ना। परिवहन, बिजली का विकास, बिहार सरकार इन्वेस्टर मीटिंग कर रही है ताकि जो हमारे देश में, हमारे राज्य में इन्वेस्टर्स आवे, अलग अलग इंडस्ट्री स्थापित करे ताकि राज्य का विकास हो पाए। तो ऐसे करके आप जब भी कभी संभावनाओं को पूछे तो आप ऐसे करके कई डायमेंशन में आंसर को जरूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए बहुत 2-3 साल पहले के आर्थिक सर्वेक्षण में एक टॉपिक ये आया था, मतलब ऐसा करके लिख के आया था कि बिहार में हस्तकरघा, जो हाथ से जो इंडस्ट्री है, और हस्तकला उद्योग के विकास की अत्यधिक क्षमताएं हैं। इस कथन का एग्जाम्पल सहित आपको व्याख्या करना है। देखिए हमारे राज्य का जहाँ तक बात है कि प्रचुर भौतिक और मानव संसाधन वाले राज्य बिहार में हस्तकरघा और हस्तकला उद्योग की जबरदस्त संभावना है तथा यह उद्योग 2027 तक लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दे सकती है। 2019-20 का आर्थिक सर्वे बिहार का कह रहा था, ठीक है। अभी भी मोटा मोटी यही आंकड़ा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कि बिहार प्राचीन काल से हस्तकरघा या हस्तकला उद्योग में अग्रणी रहा है। यहाँ के बुनकर समुदाय वर्तमान औद्योगिक युग में इसका संरक्षण, व्यापार उत्पादन आदि कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण मांग में वृद्धि होने से इन उद्योगों का भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। अब देखिए कैसे कैसे किन किन डिस्ट्रिक्ट में है, आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। जैसे कि वस्त्र और पोशाक की जहाँ तक बात है, देखिए जिला यहाँ है और यहाँ उत्पाद है। जैसे भागलपुर में देखिए रेशमी है, सूती वस्त्र है, सजावटी कपड़े चादर है। बांका में देखिए क्या तसर रेशम है, गमछे तौलिए हैं। गया में देखिए क्या है, बेडशीट है, गमछे तौलिए हैं, बंड है। नालंदा में देखिए क्या है, सजावटी पर्दे हैं, बिस्तर के खोल हैं, सजावटी कपड़े हैं। लेकिन नवादा में आपका तसर रेशम है, महिलाओं के पोशाक हैं। मधुबनी में देखिए क्या महीन सूती धागे, धोती कमीज है। ये ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चीज़ों को दिखा सकते हैं कैसे हस्तकरघा इंडस्ट्री हमारे बिहार के लिए एक बड़ा जो है ना बड़ा वरदान साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास ज़मीन नहीं और वो कुछ कला सीख लें, कुछ हाथ से बनाना अगर सीख लेंगे, ये रोज़गार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, ठीक ना। ये जो सोर्स आपका है ये उद्योग विभाग सरकार का ही ऐसा करके उसे सर्वे में दिया गया है, ठीक ना। अब अगर हम बात करते हैं हस्तकला की, अगर हम बात करते हैं, देखिए पटना कलम चित्रकारी आम जनजीवन से संबंधित चित्रकला है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मंजूषा चित्रकला शैली भागलपुर के आसपास में इसको विकसित करने की आवश्यकता है। मधुबनी चित्रकला हालांकि ये तो अब इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्थान कायम कर चुका है, इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिक्की कला हमारे यहाँ एक प्रकार के घास से बनता है, ठीक ना। जूट हस्तशिल्प कला हमारे यहाँ है। तो कोसी नदी के क्षेत्र में सिक्की का प्रयोग कर रंग बिरंगी टोकरी, बक्सा, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। वहीं बिहार के पूर्वी जिले में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में जूट निर्मित सामान बनाए जाते हैं। बांस से निर्मित सामान हमारे यहाँ, जैसे कि सूप किससे बनता है, बांस से बनता है। और भी बांस से कई अच्छे अच्छे सामग्री या घर के सजावटी सामान बन सकता है। और सुजनी शिल्प हमारे महिलाओं द्वारा घर में अनुपयोगी कपड़े का यूज करके सुजनी बनाया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा मतलब कि कला है। धातु शिल्प में जैसे तांबा, पीतल, कांसा आदि के बर्तन, विभिन्न प्रकार के देवताओं के चित्र भी इसमें बनाए जाते हैं। कहने मतलब यह है कि हस्तकरघा और हस्तकला उद्योग का विस्तार
क्षेत्र पूरे बिहार के जिलों में है तथा इसे आधुनिक रूप देकर निर्यात योग्य बनाया जा सकता है। बिहार में इसके विकास की काफ़ी संभावना है, क्योंकि एक तो मानव संसाधन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग इनकी बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े मॉल में देखिएगा ऐसे सामान बहुत अच्छे से बिक रहा है, शहरों में अच्छे से लोग इसको खरीद रहे हैं, ठीक ना। कच्चे माल की उपलब्धता हमारे बिहार में है और राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा योजना के तहत लगभग 15 रुपये की राशि इसमें सरकार दे रही है। और एक मुख्यमंत्री अति लघु और लघु उद्योग संकुल विकास योजना के तहत भी 8 संकुलों को ऑलरेडी स्वीकृति दी जा चुकी है। बुनकरों हेतु ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हस्तशिल्प उद्योगों से महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मतलब कहने मतलब सरकार का प्रयास भी कर रही है और इसकी काफ़ी संभावनाएं भी, ऐसा करके आप आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें हम आते हैं कि जो भारत में जो कुछ मिट्टी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि आप ये पीटी में भी बहुत सारा पढ़े होंगे, इसको मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ कैसे आप इस आंसर को लिखेंगे। देखिए अगर सारे मिट्टी का प्रकार और उसके वितरण के व्याख्या अगर पूछे क्या लिखेंगे, देखिए भूमिका में मोटा मोटी आप क्या बात इसमें लिख सकते हैं कि मिट्टी भूतल पर सरफेस पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त खनिज कणों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के गले फरे अंश, जीवित जीव जंतु, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक उपहारों में से मृदा मनुष्य जीवन और मानव सभ्यता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप जो है ना लिख सकते हैं। बाकी जो है ना ICAR ने जो है ना भारतीय मृदा को मिली 8 भाग में बांटा है। आप ऐसा करके एक मैप बना देंगे, ठीक ना, इसे प्रकार में लिख देंगे जैसे कि जो मृदा है काली है, लाल है, शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा, दलदली मृदा, लवणीय मृदा और लेटेराइट मृदा। बाकी अगर आपको परसेंटेज अगर याद है तो लिखा, नहीं तो नहीं भी लिखने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपको इस तरह का एक बहुत जल्दी में डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, कहाँ पर्वतीय है, कहाँ जोड़ है, कहाँ काली है, कहाँ शुष्क है, कहाँ लेटेराइट है, कहाँ दलदली मृदा। ऐसा आप मैप जो है ना बनाने का प्रैक्टिस प्लीज कर लीजिएगा। तो अब अगर आपको जोड़ मृदा लिखना होगा तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए उत्पत्ति के बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा, कहाँ कैसे इसका उत्पत्ति हुआ है, इसका वितरण कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में, 1-2 राज्यों का नाम दिखा लिया। हालांकि अगर आप ये मैप बनाए ऑलरेडी राज तो उसमें आ ही जाएगा। और इस मृदा की 1-2 विशेषताएं भी लिख सकते हैं अगर लॉन्ग में को जैसे कि ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, प्रतिवर्ष बाढ़ वाले मैदान में मृदा को खादर मृदा, जहाँ बाढ़ नहीं उसको बागड़ मृदा, ऐसा करके लिखते हैं। और कौन कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। वैसे काली मृदा का लिख सकते हैं कैसे उत्पत्ति हुआ, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है इसका, मतलब शॉर्ट में ही, बहुत अधिक कथा कहानी आपको नहीं लिखना है। बाकी विस्तार किन राज्यों में है, इसकी विशेषता इसमें क्या क्या है, इसमें गन्ने और कपास की खेती होती है, ये मृदा चिपचिपी होती है, ठीक ना, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। बाकी लाल मिट्टी में भी इसकी उत्पत्ति रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से हुआ है। विस्तार किन किन राज्यों में है वो लिख दीजिए। इसकी विशेषता इसमें लोहा एल्युमिनियम चूने की प्रधानता होती है, ये लिखा दीजिए, ठीक ना। फिर इसमें कौन सी खेती वो दिखा दीजिए। फिर शुष्क मृदा में जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, विस्तार कहाँ कहाँ है दिखा दीजिए। यहाँ पे विशेषता ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, सिंचाई अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे धान या गेहूँ की भी खेती हो सकती है। पर्वतीय मृदा दिखा दीजिए, ये मृदा हिमालय की घाटियों के ढलान पर उपलब्ध है। विस्तार क्षेत्र में कहाँ कहाँ दिखा लीजिए। देखिए हो सकता है कि इसमें किसी 3 मृदा के बारे में पूछ लेगा तो आपको इतने डायमेंशन आप लिख सकते हैं, या शॉर्ट में अगर कोई पूछ दे तो ऐसा करके आप इसमें लिख सकते हैं। 3-4 डायमेंशन इसमें आप आराम से याद रखिएगा। बाकी पीट और दलदली मृदा है, जैसे इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमा होने से होती है, ठीक ना। विस्तार दिखा दीजिए कहाँ का तटीय क्षेत्रों में, इसकी विशेषता क्या क्या है इसको दिखा दीजिए। वीडियो पॉज करके आप इन विशेषता के बाद रीड कर लीजिएगा। बाकी लवणीय और क्षारीय मृदा अत्यधिक नहरीय सिंचाई कार्य मृदा का हो गया, ठीक है। जैसे कि यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जगह प्रदेशों में। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब जहाँ अधिक सिंचाई हुआ है वहाँ ये मृदा आपको पाई जाती है, ये दिखा लीजिएगा। फिर इसमें जो है लेटराइट मृदा आपको पता है कि 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। विस्तार कहाँ कहाँ है, ये आपका पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, असम, मेघालय में पाई जाती है। विशेषता कि इस मिट्टी में लौह, ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस कम होता है, ठीक ना। और हम उर्वरक का प्रयोग करके चावल या रागी या काजू की खेती भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। ऐसे करके आप जो है ना पूरे मृदा को आराम से दिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी 65 में भी पूछा, इसके पहले भी पूछा है, प्रादेशिक असमानता है। हालांकि कल मैं जब मैं लेक्चर लिया था तो बिहार में किस तरह की असमानता है ये मैं डिस्कस किया था। आज जो नेशनल लेवल पर जो कुछ जो प्रादेशिक असमानता है मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ।
अभी हाल ही में भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन रिपोर्ट 1960-61 से लेकर 2023 तक का एक रिपोर्ट जारी किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। इस रिपोर्ट में देखिए कुछ जो प्रमुख निष्कर्ष क्या निकल के सामने आता है। दक्षिण राज्यों की वृद्धि, दक्षिणी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु भारत के जीडीपी में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं और मार्च 2024 तक इसका योगदान बताइए 30%। ये 5 राज्यों अगर मिला देंगे तो भारत की जीडीपी 30% ये शेयरिंग कर है, बाकी देखिए बहुत ही कम है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा यहाँ कुछ मामला घटा है। एक और देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र 13.3% के साथ जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए अकेले इतना कर रहा है ये राज्य, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं कि दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा में 2023-24 में प्रति व्यक्ति सापेक्ष आय अधिक होगी, मतलब कि यहाँ ज़्यादा आय है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार सब की उसकी आय, या उड़ीसा, झारखंड में आय प्रति व्यक्ति काफ़ी वहाँ कम है। ये भी आप ये एक कैसे क्षेत्रीय असमानता हमारे राज्य में, ये रिपोर्ट आपको बता रहा है। फिर पंजाब, हरियाणा में कुछ कंपेयर मतलब वहाँ ठीक ठाक है, और छोटे राज्य जैसे सिक्किम हो गया, ये सब चूँकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी कम है। बाकी से गोवा समय देखिए, गोवा का प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 लाख से ज़्यादा है, जबकि बिहार का लगभग 80,000 के आसपास है। तो काफ़ी आपको असमानता यहाँ पे दिखाई पड़े। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो है ना, यहाँ लिखा है ना कि यूपी सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 9.5 ही भागीदारी करता है, और बिहार देखिए मात्र 4.3, जबकि महाराष्ट्र कितना कर रहा है। तो ये सब आबादी के अकॉर्डिंग इन सब की उतनी अधिक भागीदारी यहाँ पे नहीं है। तो ये प्रादेशिक असमानता को इंगित करता है आपका ये रिपोर्ट। तो आखिर ये प्रादेशिक असमानता होता क्या है, तो किसी देश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में अथवा अर्थव्यवस्था के विकास में असमानताएं को आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानता कहते हैं। मतलब किसी देश के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में अथवा अर्थव्यवस्था में विकास में अगर असमानता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक विषमता कहते हैं। विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, किसी देश के कुछ प्रदेश ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, कुछ कम विकसित हो पाते हैं, इसे ही प्रादेशिक या क्षेत्रीय समानता भी कहते हैं। इसमें कई हो सकते हैं कारण, प्राकृतिक कारण हो सकता है और भी कुछ कारण, जैसे मेनली इसमें काउज देखिए क्या क्या है। एक तो प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण हो सकता है, एक का नहीं हो सकता है। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक उसका कारण हो सकता है, कुछ तकनीकी विकास का कारण हो सकता है, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, और कुछ वहाँ मानसिकता भी हो सकती है, और कुछ ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे देश का तटीय राज्य है उस क्योंकि वहाँ पे पहले से ही व्यापारिक गतिविधि ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा विकसित कर गया कंपेयर टू जो लैंड लॉक स्टेट है। ये कई सारे इसमें कारण होते हैं प्रादेशिक असमानता। जैसे कि एक और हम बात करते हैं, हाँ एक और ध्यान रखिए कि पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी से खेती का विकास हुआ, वहीं झारखंड प्राकृतिक संसाधन से धनी राज्य के बावजूद वहाँ औद्योगिक विकास महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु के कंपेयर में उतना नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि अगर संसाधन है तो विकास हो ही गया है, मेनली इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा जो है आपका चीज़ है। हाँ मतलब कि प्रादेशिक असमानता आप ऐसे कई सारे जो है ना फैक्टर पे ना करके दिखा सकते हैं। अब इसमें आते हैं यहाँ पे कि जो आखिर किस आधार पे, किस पैरामीटर्स पे जो है ना हम ये प्रादेशिक असमानताओं को हम मापेंगे। जैसे अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखा, जैसे कि यहाँ पे ना एक तो है निबल राज्य घरेलू उत्पाद, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, तो इस आधार पे जो हम कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि महाराष्ट्र का जीडीपी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, बिहार का बहुत कम, मतलब वही मतलब कि 7-8 लाख करोड़ के आसपास बिहार का है। इस मतलब कि आप जो उसका जो जीडीपी है उसके आधार पे बांट सकते हैं, कुछ राज्य का बहुत ज़्यादा है, कुछ का कम है। फिर हम पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम बात कर सकते हैं, जैसे गोवा का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लगभग मतलब 4 लाख या 5 लाख के आसपास के रेंज में है, जबकि बिहार का मतलब वही बहुत कम है। और उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो भारत का लगभग 53% कारखाना उद्योग जो है 5 राज्यों में है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में है, बाकी राज्यों में बहुत कम है। बेसिक ढांचे में भी बहुत प्रादेशिक असमानताएं हैं, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में कुछ राज्य ज़्यादा है, कुछ राज्य कम है, फ्रैग डेंसिटी में बहुत कुछ कम है, कुछ ज़्यादा। आप ऐसे कई सारे ना पैरामीटर्स पे ना इस प्रादेशिक असमानता को दिखा लीजिएगा। अगर कुछ आपको डेटा फैक्ट याद है आप वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। अधिक कृषि में भी कई तरह की प्रादेशिक आपको असमानता दिखाई पड़ जाएगी, जैसे कि हरियाणा या जो पंजाब है वहाँ का किसान ज़्यादा मतलब अमीर है कंपेयर टू बिहार या अदर जो स्टेट की अगर हम बात करते हैं। पंजाब है उत्पादकता भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कृषि की सब सुविधाएँ हैं,
और जगह कम दिखाई पड़ेगी। बाकी आप देखिएगा कुछ जो समाज जैसे शिक्षा का अगर हम बात करते हैं, केरला में देखिए कितना एजुकेटेड लोग हैं, बिहार में देखिए कम है। फिर आपका जीवन प्रत्याशा लेवल कुछ राज्य में ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो ऐसे करके कई तरह का आपको मतलब पैरामीटर है जहाँ पर आप ये प्रादेशिक या मतलब कि असमानता आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब इसमें यह है कि सरकारी और निजी निवेश में भी असमानताएं हैं। कहीं कहीं देखिएगा कि जो प्राइवेट कंपनी किसी के राज्य में ज़्यादा आगे, गुजरात है या महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, बिहार में या झारखंड में कम की है। ये भी कहीं ना कहीं एक असमानता का बड़ा कारण है। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। देखिए, आय में असमानता होगी, इससे क्षेत्रीयता में वृद्धि होगी, अलग राज्य की मांग नहीं होगी। अब जो अब तेलंगाना है या झारखंड जो सब बना, तो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था। सामाजिक तनाव बढ़ेगा, जनसंख्या का पलायन एक जगह से दूसरी जगह होगा, सीमावर्ती राज्यों में अलगाववाद की भावना बढ़ेगी, नस्लवाद का हिंसा बढ़ेगी, राजनीतिक हिंसाएं होगी, भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब इसका प्रभाव इसमें पड़ सकता है। अब उपाय क्या हम कर सकते हैं, देखिए उपाय में क्या है, हमको एक इंटीग्रेटेड रूप में सबका विकास करना पड़ेगा, क्षेत्रीय योजनाओं का समन्वय करना पड़ेगा, रोजगार परक नीति निर्माण करना पड़ेगा, आय में वितरण बराबर हो ऐसी कुछ नीति बनानी पड़ेगी, कृषि उद्योग निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, सोशल जस्टिस के साथ हमको विकास करना पड़ेगा, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको पूरे देश में इक्वल लेवल पर लाने की क्या है, आवश्यकता है। ऐसे करके हम जो ना प्रादेशिक असमानता को दूर कर सकते हैं। बाकी ये वाला टॉपिक हम कल करा दिए थे, इसको जाकर देख लीजिएगा, एक बार PDF मतलब जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, मैं जो लास्ट कल लेक्चर लिया था। तो इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक GS पेपर 2 का है वो मैं कवर किया। बाकी और भी कुछ लेक्चर में इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट है मैं कोशिश करूँगा आपका एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। बाकी आप लोग अपने लेवल पे, चूँकि आज 13 तारीख हो गया है, तो अब आपके पास वही 10, 11, 12 दिन जो भी समय बचा हुआ है, आप रिवीजन पर फोकस करें। जैसे कि हिस्ट्री का ही, तो हिस्ट्री में देखिए क्या आप रिवाइज करें, जैसे एक्ट रिवाइज कर लें, या कुछ जो क्या कहते हैं जनजातीय विद्रोह जो याद नहीं तो उसको रिवाइज कर लें, या कुछ जैसे कि आंदोलन को एक बार पढ़ लें। पॉलिटी में खास करके जो भी जैसे फंडामेंटल राइट है या DPSP में जो भी सरकार ने जो भी उसको सरकार उसके लिए क्या प्रयास की है, या पार्लियामेंट का टॉपिक है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तो या जो हमारे देश का चुनावी सिस्टम है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से पूछना तय है, आप उन टॉपिक को रिवाइज करें। जहाँ तक हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर मैं ऑलरेडी ले लिया हूँ, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, या जो भी मैं यहाँ टॉपिक डिस्कस किया इसको रिवाइज कर लें। साइंस टेक में खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस कीजिए अच्छे से, परमाणु ऊर्जा पे फोकस कीजिए, नैनोटेक है, बायोटेक है, और उसका एप्लीकेशन क्या है मैं कई सारे लेक्चर में ऑलरेडी एप्लीकेशन क्या है वो बता चुका, तो आप उस पर फोकस करें, आपका आराम से जो है ना चीज़ें हो जाएगा। बाकी जहाँ तक निबंध का सवाल है, निबंध लिखते रहें, एक निबंध लिखें कोई दिक्कत, हाँ निबंध में आप भूमिका कौन सा क्या लिखेंगे, कौन सा टॉपिक पर आपका बहुत एक बेहतर पकड़ है, उसमें क्या कोटेशन यूज करेंगे, बॉडी पार्ट में क्या अगर ऐसा क्वेश्चन वहाँ आएगा तो क्या लिखें, इस पर आप लगातार काम करते रहने की आवश्यकता। बाकी DI को मत भूलिए, DI भी प्रैक्टिस आप 1 घंटा आधा घंटा करते रहिए। खास करके DI में जो लास्ट 10 साल का जो क्वेश्चन पूछा है उसको कम से कम 3 बार बना लीजिए, वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर कुछ डेटा से BPSC पूछता है। बाकी इस यूट्यूब पर चैनल पर आपको बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी मिल जाएगा, उसको देखते रहिए। जो टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारा मॉडल आंसर है, बहुत सारा नोट्स है, वहाँ भी देखते रहिएगा। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।